हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। इससे पहले हम लोग देख ले रहे थे पॉलिटी हम लोग का चल रहा था। इसमें हम लोगों ने कुछ पढ़ा भी था पॉलिटी में, जो कि कुछ समय से रुका हुआ है। तो हम लोग चाहते हैं कि अब हम लोग इस पॉलिटी का जो हमारा रुका हुआ है वीडियोस, इसको हम लोग कंप्लीट कर दें और जल्द से जल्द हम लोग का क्या हो, पॉलिटी खत्म हो सके। तो इसलिए हम लोगों ने फिर से पॉलिटी स्टार्ट किया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने अनुच्छेद संख्या 85 तक देख लिया था और आगे 85 के आगे अब हम लोग अनुच्छेद संख्या 86 से देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अनुच्छेद संख्या 86 क्या कहता है। अनुच्छेद 86 क्या रहा है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण। राष्ट्रपति का अभिभाषण अब क्या है कि प्रत्येक वर्ष क्या होता है, तो राष्ट्रपति अपना एक अभिभाषण देते हैं। प्रत्येक वर्ष जो है संसद की प्रथम सत्र की बैठक में, जो बजट सत्र होता है, प्रथम सत्र बजट सत्र ही होता है। पहला जो सत्र चलता है, साल का पहला जो सत्र होता है वह बजट सत्र होता है। तो प्रत्येक वर्ष पहली बैठक में राष्ट्रपति क्या करते हैं, अपना एक अभिभाषण देते हैं। सभी मंत्रिमंडलों को, सभी जितने भी सांसद हैं, वह लोकसभा हो राज्यसभा हो, सभी को संयुक्त रूप से बैठा करके, दोनों का संयुक्त रूप से अधिवेशन बुला करके क्या करते हैं, अपना अभिभाषण देते हैं। अनुच्छेद संख्या 86 में इसी बात की चर्चा की गई है। और ये अभिभाषण जो है वो मंत्रिमंडल के द्वारा लिखा जाता है। ये जो अभिभाषण है वह मंत्रिमंडल के द्वारा क्या होता है, लिखा जाता है। और इस अभिभाषण के बाद क्या होता है, एक धन्यवाद प्रस्ताव पारित होता है, जिसे कि पारित होना जो अनिवार्य है, से धन्यवाद प्रस्ताव पारित होता है इस प्रत्येक वर्ष के अभिभाषण के बाद। उसके बाद अनुच्छेद संख्या 87 देखिए क्या कहता है कि राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। 86 में तो कह रहा है राष्ट्रपति का अभिभाषण जो कि प्रत्येक वर्ष होता है, लेकिन 87 में कह रहा है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अब विशेष अभिभाषण क्या होता है, तो देखिए जब लोकसभा भंग हो जाती है, लोकसभा किसी भी लोकसभा का कार्यकाल पूरा होता है और नई लोकसभा का गठन होता है, नई लोकसभा का चुनाव होता है और सभी जितने भी सांसद हैं वो जो चुन के आते हैं, तो प्रत्येक ये होता है 5 वर्ष में। जब नए सांसद जब पुनः चुन करके आते हैं तो सभी सांसदों लोकसभा और राज्यसभा को संयुक्त रूप से बिठा करके वहां पर में राष्ट्रपति का एक विशेष अभिभाषण होता है। नई लोकसभा को संबोधित करते हैं, नए चुनाव के द्वारा नए जो सांसद आए हुए हैं उनको क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। कौन, तो राष्ट्रपति। 86 में कह रहा है राष्ट्रपति का अभिभाषण, ये प्रत्येक वर्ष सांसदों को अभिभाषण देते हैं। प्रत्येक वर्ष बजट सत्र में पहला जो सत्र चलेगा, बजट सत्र चलता है, उसी में क्या करते हैं, अपना अभिभाषण देते हैं। लेकिन 87 में विशेष अभिभाषण जब भी आएगा तो ये प्रत्येक 5 वर्ष के बाद नई लोकसभा के चुनाव के बाद क्या होता है, राष्ट्रपति संयुक्त रूप से उन्हें क्या करते हैं, अभिभाषण देते हैं और उन्हें अपने कार्य के दायित्व के प्रति जगाते हैं, बताते हैं कि आप लोगों का क्या दायित्व है, आप लोगों को अपने दायित्व का निर्वाह किस तरह से करना है। यह सब इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति बताते हैं। तो 86 में है राष्ट्रपति का अभिभाषण जो कि प्रत्येक वर्ष होता है, और 87 में है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण जो कि प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार होता है। अगला देखिए अनुच्छेद संख्या 88 क्या कहता है। 88 में कहा गया कि मंत्री एवं महान्यायवादियों के लिए विशेष प्रावधान। ये कैसा विशेष प्रावधान है, क्या किस विषय में विशेष प्रावधान है, तो यहाँ पर मंत्रियों एवं महान्यायवादी को क्या कहा गया है, दिया गया है विशेष प्रावधान कि ये लोकसभा या राज्यसभा संसद के दोनों में से किसी भी सदन में क्या कर सकते हैं, बैठक में भाग ले सकते हैं, वहाँ बोल सकते हैं। लेकिन जब भी मतदान करने की बारी आएगी तो मंत्री क्या करेंगे, अपने सदन में आकर के ही मतदान करेंगे। अब देखिए संसद के 2 सदन हैं, एक है लोकसभा और एक राज्यसभा। तो मंत्रियों को ये अधिकार मिला हुआ है, विशेष प्रावधान है कि लोकसभा में भी वो, अब मंत्री लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं। मंत्री या तो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन के क्या हो सकते हैं, सदस्य हो सकते हैं, और दोनों में से किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं, और कहीं भी दोनों में से किसी भी सदन में की कार्यवाही में बैठ सकते हैं, भाग ले सकते हैं और वहां बोल सकते हैं। अब मान लीजिए कोई रक्षा मंत्री हैं, लोकसभा के वो सदस्य हैं, लेकिन राज्यसभा में
उसी रक्षा के विषय पर में किसी विषय पर बहस हो रही है, तो वहाँ स्पष्टीकरण देने के लिए ये वहाँ जा सकते हैं। लोकसभा से उठ करके ये राज्यसभा में जाएंगे, राज्यसभा में जा करके उसका स्पष्टीकरण देंगे, अन्य सांसदों के प्रश्नों का क्या करेंगे, उत्तर देंगे। और पुनः जब मतदान करने की बारी होगी कि वोटिंग करना है, तो ये पुनः अपने लोकसभा में ही आकर के क्या करेंगे, मतदान करेंगे। तो मंत्री क्या करेंगे, लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन की बैठक में भाग ले सकते हैं, वहां बोल सकते हैं, लेकिन मतदान वो अपने ही सदन में आकर के करेंगे। महान्यायवादी को भी अधिकार है कि वह लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में बैठ सकते हैं, उस सदन में बोल सकते हैं, लेकिन महान्यायवादी को मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया है। महान्यायवादी को क्या है, मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया है, क्योंकि इन्हें महान्यायवादियों को सरकार चुनती है और अपने कार्य के लिए रखती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये जनता का सदन है, जनता के द्वारा जो मंत्री चुने जाते हैं, जो सांसद चुने जाते हैं, वो यहाँ हमारे प्रति हमारे लिए कोई कानून बनाना होगा तो वो वहाँ पर वोटिंग करेंगे, कानून बनाएंगे। कोई महान्यायवादी को तो हमने नहीं चुना है अपने लिए कानून बनाने के लिए, हमने सांसदों को चुना है, तो वो यहाँ वोटिंग के थ्रू क्या करेंगे, हमारे लिए कोई भी नया कानून बनाना हो या किसी भी विषय को स्थापित करेंगे, किसी भी विषय में मतदान करेंगे। महान्यायवादी दोनों में से किसी भी सदन में बैठ सकते हैं, कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं। अब महान्यायवादी को किसी भी सदन में बुलाया जा सकता है, किसी भी मुद्दे को समझाने के लिए, जो कानूनी सलाह, ये एक तरह से क्या है, कानूनी सलाहकार है सरकार के। तो किसी भी विषय में जब मंत्री फंसते हैं किसी विषय को स्थापित करने में, लोकसभा में या राज्यसभा में, तो क्या होगा, तो महान्यायवादी वहां जाकर के उसका स्पष्टीकरण पूर्ण रूप से देंगे, उस कानून को तो समझाएंगे वहां जाकर के, लोकसभा या राज्यसभा में। तो ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से कहीं भी मंत्री और महान्यायवादी बैठ सकते हैं, भाग ले सकते हैं, उसकी कार्यवाही में बोल भी सकते हैं। मंत्रियों को जब भी मतदान करने की बात होगी तो मंत्री अपने सदन में आ जाएंगे और महान्यायवादी वोट नहीं करेंगे। ठीक है, तो 88 हो गया। 89 में देखिए क्या कर रहा है कि राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति की चर्चा अनुच्छेद संख्या 89 में की गई है। राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति की चर्चा की गई है। अब देखिए, राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। राज्यसभा के जो सभापति हैं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, बल्कि ये क्या होते हैं, ये उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, तो उपराष्ट्रपति होते हैं। ये तो राज्यसभा में चुन कर गए नहीं, ये उपराष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति का कार्य दिया गया है। और ये जो है राज्यसभा के पदेन होते हैं। ये क्या होते हैं, पदेन होते हैं। पदेन होते हैं। पदेन का अर्थ होता है सर्वे सर्वा। राज्यसभा के सर्वे सर्वा होते हैं कौन, तो सभापति, क्योंकि ये भारत के उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के ये सदस्य नहीं हैं और उपराष्ट्रपति के रूप में ये कार्य कर रहे हैं। तो उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए इन्हें राज्यसभा के सभापति का कार्य भी दिया गया है। तो और सभापति कभी भी अपने मत का प्रयोग नहीं करते हैं। ये कभी भी जल्दी अपने मत का प्रयोग, राज्यसभा में मान लीजिए कोई भी विधेयक आया है, कोई भी बिल आया है, उसको पास करना है, उस पर बहस हो रही है, तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं वही इस पर मतदान करेंगे। सभापति इसमें क्या करेंगे, मतदान प्रारंभ में नहीं करेंगे। लेकिन जब दोनों वाद और विवाद दोनों पक्ष में क्या होगा, वोटिंग समान वोट हो जाएगा, यानी कि दोनों पक्ष की ओर, यानी उस बिल को पास करना है और ना पास करना है, दोनों में क्या हो जाएगी, दोनों का मतदान समान। मान लीजिए 50-50 वोट दोनों तरफ आ गए, 50 इधर भी है, 50 चाहते हैं कि बिल पास हो जाए, 50 चाहते हैं कि बिल पास ना हो। तो इस स्थिति में क्या होगा कि राज्यसभा के जो सभापति हैं, ये सभापति क्या करेंगे, अपना मत, निर्णायक मत दे सकते हैं। इसे कहा जाता है निर्णायक मत। इसे क्या कहा जाता है, निर्णायक मत। ये अपना क्या कर सकते हैं, निर्णायक मत दे सकते हैं। अब ये बिल पास होने के संबंध में या ना पास होने के संबंध में, दोनों में से किधर भी दे सकते हैं, ये स्वतंत्र हैं।
ठीक है। तो कब वोट देंगे? तो जब दोनों ओर क्या होगा, समान हो जाएगा, मत जो है बराबर की स्थिति में आ जाएगी, तब ये अपना निर्णायक मत दे करके उस विधेयक को पास करना है या ना पास करना हो, इसका निर्णय वो लेंगे सभापति। ठीक है। और जब सभापति, देखिए सभापति जब अनुपस्थित होंगे, सभापति अब ऐसा तो नहीं हमेशा फ्री है, हो सकता है किसी न किसी कारणवश उनको कहीं जाना हो, क्या किसी कारणवश ये राज्यसभा के कार्यवाही में भाग ना ले सके, तो उस स्थिति में क्या होगा, तो उपराष्ट्रपति भी हैं, ये उपराष्ट्रपति हैं तो इनको और भी कार्य हो सकते हैं। तो उस स्थिति में क्या होगा, तो सभापति के स्थान पर में उपसभापति क्या करेंगे, सभापति के कार्यों का निर्वहन करेंगे। और ये जो उपसभापति हैं, ये उपसभापति राज्यसभा के ही सदस्य होते हैं। ये उपसभापति क्या होते हैं, राज्यसभा के ही सदस्य होते हैं। इन्हीं में से जब चुनाव होता है तो इन्हीं में से एक व्यक्ति को क्या किया जाता है, उपसभापति के रूप में चुना जाता है। तो उपसभापति राज्यसभा के सभापति के रूप में कब कार्य करते हैं, तो जब सभापति अनुपस्थित हो। ये भी जब सभापति के रूप में कार्य कर रहे होंगे, उपसभापति जब सभापति के रूप में कार्य कर रहे होंगे, तब ये अपना मत प्रारंभ में नहीं दे सकते हैं। कब देंगे, तो जब मत बराबर की स्थिति में आ जाएगा तभी ये भी अपना मत दे सकते हैं। लेकिन जब सभापति मौजूद हैं तो उस स्थिति में ये सामान्य सांसदों की भांति ही क्या करेंगे, मतदान करेंगे। ठीक है। लेकिन जब उपसभापति सभापति के रूप में कार्य कर रहे हैं, तब ये ऐसा नहीं है कि ये उपराष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। ये केवल और केवल राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य कर सकते हैं, उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, जब सभापति और उपसभापति, हो सकता है कभी दोनों अनुपस्थित हों, दोनों जब अनुपस्थित होंगे तो इस स्थिति में राज्यसभा के 5 वरिष्ठ सदस्यों, राज्यसभा के 5 वरिष्ठ सदस्यों में से किसी एक को, ये राज्यसभा खुद में से 5 वरिष्ठ सदस्यों का चुनाव करेगी। उन 5 सदस्यों में से किसी एक व्यक्ति को क्या होगा, तो राष्ट्रपति सभापति के रूप में नियुक्त करेंगे। इन 5 में से किसी एक को क्या करेंगे, अस्थायी सभापति के रूप में क्या करेंगे, तो अस्थायी अस्थायी सभापति के रूप में इन्हीं में से किसी एक को क्या करेंगे, नियुक्त करेंगे, जो कि सभापति के अस्थायी सभापति के रूप में कार्य करेंगे। जब सभापति आएंगे तो ये क्या होगा, ये अपने पद को छोड़ करके पुनः एक सांसद की भांति राज्यसभा में कार्य करेंगे। ठीक है। तो अनुच्छेद संख्या 89 क्या करता है कि राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति की चर्चा इसमें की जाए। उसके बाद देखिए अनुच्छेद संख्या 93, अनुच्छेद संख्या 93 इसमें क्या करता है, तो इसमें लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की चर्चा की गई। इसमें क्या है, तो लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की चर्चा की गई है, अनुच्छेद संख्या 93। अब देखिए, लोकसभा के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं तो वो लोकसभा के ही सदस्य होते हैं, लोकसभा के ही सदस्य। जब नई लोकसभा का चुनाव होता है तो उसके बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव इन्हीं लोगों में से, इन्हीं सांसदों में से, जो लोकसभा के जो 545 सदस्य हैं, इन्हीं 545 सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष के रूप में क्या होते हैं, चुने जाते हैं। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष ये लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। लेकिन राज्यसभा के जो सभापति हैं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं हैं, लेकिन वो लोकसभा के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं वो लोकसभा के क्या हैं, सदस्य हैं। और इसीलिए लोकसभा के सदस्य हैं, इसीलिए यदि इनको हटाने की बात हो, अध्यक्ष को या उपाध्यक्ष को हटाने, देखिए सभापति को यदि हटाने की बात होगी तो ये एक तरह से ये उपराष्ट्रपति हैं, और ये जब तक उपराष्ट्रपति के पद पर रहेंगे तब तक ये क्या होगा, राज्यसभा के सभापति के रूप में भी कार्य करेंगे। यदि इनको पद से हटाना है तो राष्ट्रपति के ही भांति इनको भी क्या होगा, महाभियोग जैसी प्रक्रिया से गुजरना होगा। महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा ही इन्हें क्या किया जा सकता है, अपने पद से हटाया जा सकता है। अब देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हैं तो इनको भी यदि हटाना है तो लोकसभा में क्या होगा, लोकसभा में एक विधेयक लाना होगा। लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को
हटाने हेतु लोकसभा में प्रस्ताव पारित होगा और पारित होने के बाद ही अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाया जा सकता है अपने पद से। ठीक है। अब देखिए, एक होते हैं प्रोटेम स्पीकर, एक होते हैं प्रोटेम स्पीकर। ये लोकसभा में ही होते हैं, ये लोकसभा में ही होते हैं। ये कब बनते हैं, ये कौन होते हैं प्रोटेम स्पीकर? तो देखिए, जब कोई लोकसभा लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूर्ण हो जाने पर नई लोकसभा का जब गठन होता है, नए सदस्य जब चुन करके नए लोकसभा में का गठन किया जाता है, नए सदस्य नए सांसद चुन करके आते हैं। अब जब नए सांसद जब चुन करके आए हैं तो लोकसभा में पहुंचेंगे तो किसी न किसी की अध्यक्षता में तो उनको कार्य करना पड़ेगा, किसी न किसी का दिशा निर्देश तो उनको पालन करना पड़ेगा। कोई ना कोई तो चाहिए जो कि इनको क्या करे, गाइड कर सके, इनको शपथ दिलाए, इनके अध्यक्षों का चुनाव कर सके, इनको अपना कार्य समझा सके, तो कोई तो चाहिए। तो कौन है? तो वो प्रोटेम स्पीकर इसके लिए बनाए जाते हैं। जब नई लोकसभा का चुनाव होता है, सभी सांसद जब लोकसभा में उपस्थित होते हैं तो उस समय राष्ट्रपति उन सभी 545 सदस्यों में से जो वरिष्ठ सदस्य होते हैं, जिन्हें बहुत लंबा अनुभव होता है लोकसभा के कार्यकाल का, लोकसभा की कार्यवाहियों का बहुत अच्छा अनुभव जिन्हें होता है, जो लंबे समय से लोकसभा के सांसद रह चुके हैं, वैसे किसी वरिष्ठ सदस्य को क्या करते हैं, वो राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त करते हैं। अब देखिए, प्रोटेम स्पीकर तो है, अब इनका कार्य क्या है? तो प्रोटेम स्पीकर जब बनते हैं तो ये क्या करते हैं, सबसे पहले तो लोगों जितने भी सांसद आए हैं उनको यथास्थान पर उनको बैठने के लिए बैठाते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, तो जितने भी सांसद चुन करके नए आए हैं उन सभी सांसदों को क्या करेंगे, शपथ दिलाएंगे। जितने भी नए सांसद चुन करके आए हैं उन सभी को क्या करेंगे, शपथ दिलाएंगे, और उनमें से इन्हीं 545 लोगों को कहेंगे कि आप खुद में से, आप अपने में से किसी एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष के रूप में चुन लीजिए। तब क्या करेंगे, तो ये लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव भी कौन कराएगा, तो प्रोटेम स्पीकर। लोकसभा के सदस्यों को शपथ भी प्रोटेम स्पीकर ही दिलाएंगे, शपथ दिलाएंगे, और शपथ दिलाने के बाद ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का क्या होगा, चुनाव होगा। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जब चुनाव हो जाएगा तो जैसे ही नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुन लिए गए तो प्रोटेम स्पीकर स्वयं अपने पद से क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। इनका कार्य केवल जब तक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव ना हो गया हो तभी तक के लिए ये रहेंगे। जैसे ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हो गया, ये अपने पद से क्या होते हैं, हट जाते हैं, और प्रोटेम स्पीकर का पद वहां समाप्त हो जाता है। फिर अगले लोकसभा के चुनाव में फिर प्रोटेम स्पीकर को चुना जाएगा, राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे, वो नए लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाएंगे, अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव करवाएंगे, और चुनाव होते ही पुनः प्रोटेम स्पीकर अपने पद से क्या होते हैं, हट जाते हैं। ठीक है। तो ये लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और प्रोटेम स्पीकर के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं या उपाध्यक्ष होते हैं, इन्हें किसी अलग तरीके से कोई अलग शपथ इनको नहीं दिलाया जाता है। जो बाकी सदस्यों को, जितने भी लोकसभा के सदस्य चुन करके आए हैं, वो जिस तरह एक सामान्य संसद के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं, उसी तरह उसी बीच में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी अपना शपथ ग्रहण करते हैं। शपथ ग्रहण करने के बाद ये क्या होते हैं, इनका चुनाव होता है। इन्हें किसी भी प्रकार से कोई अलग शपथ नहीं दिलाया जाता है। ठीक है। अब देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष को कुछ शक्तियां भी दी गई हैं। लोकसभा के अध्यक्ष के पास कुछ विशेष शक्तियां भी हैं, तो इन शक्तियों के विषय में भी हम लोग देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा। ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियों, शक्तियां क्या क्या हैं, तो देखिए, लोकसभा की बैठक, सबसे पहला तो लोकसभा की बैठक को नियंत्रित करना। बैठक को नियंत्रित करना, ये किसका कार्य होगा, तो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं इन्हीं का काम है कि लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं इनकी बैठकों को नियंत्रित करना, इनके कार्यवाहियों को आगे, लोकसभा के कार्यवाही को आगे बढ़ाना या रोकना, जो भी कार्य होगा तो वो किसके अंदर होगा, तो लोकसभा के अध्यक्ष के पास ही इसकी शक्तियां हैं।
ठीक है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, धन विधेयक का निर्णय लेना। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेंगे? तो लोकसभा के अध्यक्ष ही इसका निर्णय लेंगे कि ये विधेयक धन विधेयक है या ये विधेयक धन विधेयक नहीं है, धन विधेयक है या वित्त विधेयक या सामान्य विधेयक है, कौन सा विधेयक है, इसका निर्णय कौन लेंगे? तो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वही लेंगे। अब देखिए तीसरा, लोकसभा का जो सचिवालय है, लोकसभा का जो सचिवालय है, सचिवालय भी लोकसभा के अध्यक्ष के अधीन ही रहता है। लोकसभा का जो सचिवालय है, सचिवालय भी इन्हीं के अध्यक्ष के, लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उन्हीं के अधीन लोकसभा का सचिवालय भी रहता है। सारी लगभग सारी सभी कार्य कहाँ होते हैं?